नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज एक बार फिर हम लोग की मुलाकात हो रही है। साथियों, अब हम लोगों का देश डिजिटली हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल से देखा जाता है। मुझे खुद भी अगर मैं कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़ होता तो मैं तुरंत उसको इंटरनेट पर सर्च करता हूँ और मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो मैंने सोचा देखिए, अब किताबों में वो मज़ा नहीं है जो तकनीकी में मज़ा है। कहने का मतलब कि किताब में हम लोग कोई भी चीज़ देखते तो हमको उसकी कल्पना करनी पड़ती, इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है हम। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि जैसे कि अब हम आपको डिजिटल पे पढ़ाते समझाते हैं, तो डिजिटल पे क्या होता है कि उसको इमेजिन भी करते हैं और आपको हम दिखाते भी। अभी हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो उसमें मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि पृथ्वी का जन्म आखिर हुआ कैसे है। और आज वाले जो वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ बात है, अब हम लोगों ने क्या किया कि क्लास 12 के 3 सब्जेक्ट हैं, 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, हम उन पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपका परीक्षा नज़दीक। मैं आपसे वादा करता हूँ 1 महीने में मैं आपको टोटल कंप्लीट कर दूंगा, डिजिटली तरीके से पढ़ाऊंगा। हर एक की पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि छोटी ज्ञान की आदत है कि आपको छोटे से छोटी चीज़ की बड़ी से बड़ी जानकारी देता है, तो वही काम करता है। तो जैसा कि आप देख लीजिए, आज हम लोगों को बात करना है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है और यहाँ पे हमारा समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। कई लोगों का हमसे कहना है कि ये कह रहे हैं कि आखिर ये क्यों, ये तो किताब है। साथियों, ये किताब है लेकिन इसमें हमको समझना क्या है, ये तो बस देखिए आप पहले। इसमें है, हमने आपको इस वाले के बारे में आपको बताया जा चुका है। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 2 3 लेसन कंप्लीट है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको उसके भी वीडियो डिजिटली दिखाऊंगा। हालांकि वो एक जनरली एक तरह से कहें तो बोर्ड पर दिखाया गया था, लेकिन इसी पे दिखाया जाएगा। और हम लोग को बात करना है अर्थशास्त्र एक परिचय। कई लोग हमसे पूछे, हालांकि मैं पहला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया, और आज भी आपको 1-2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, वह इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्या कहता है और ये क्या कहता है। देखिए, बहुत कॉमन सा है, इसको अंग्रेजी के शब्दों से हम पता कर सकते हैं। कैसे? इसे हम लोग माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो। और ये हमारा क्या है? मैक्रो। इसका मतलब होता है सूक्ष्म, और इसका मतलब होता है माइक्रो, मतलब एक प्रतिष्ठित, एक क्षेत्र, एक लोकेटेड होता है। कैसे हम बता रहे थे, जैसे देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है ना कि हमको पूरे चीज़ों का वो अध्ययन करना पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए क्या एक पार्ले जी की बिस्किट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमको ये बताएगा कि इसमें का उत्पादन, मतलब कि जो उत्पादित करता है उससे, और इसका जो उपभोक्ता होता है जो इसको खरीदता है, उन दोनों के बीच में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या करेगा और ये क्या करेंगे। तो इसमें हम लोगों को अंदर से सूक्ष्म पता है, माइक्रो से पता चलता है। और इसमें क्या होता है कि आपको किसी एक पार्ले जी के बारे में नहीं बताएगा, ये आपको एक नेशनल लेवल पे, कहें राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, बड़े स्तर पे आपको बताएगा कि आपके यहाँ की क्या स्थिति। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। मेरे पाठ का आपने थंबनेल देख ही लिया है कि हम लोगों को आज के पाठ में क्या समझना है, क्या जानना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो हम लोग जान गए कि आखिर हमको इसमें क्या पढ़ना है। हमने आपको बता दें एक चीज़ और, कि ये जो अभी आज मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों के देश में बजट का सीजन चल रहा है। इकोनॉमिक्स का कहें तो बजट एक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का एक वो है, भाग है, या कहा जाए कि इसी का एक शाखा है, ब्रांच है। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा। और आपको बता दें कि कक्षा 12 के अर्थशास्त्र का अगर आपने माइक्रो, मतलब कि आपने इसको समझ लिया, तो आपको पूरा बजट ये सब बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए ले आ रहा हूँ। मैं बजट पे भी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको बहुत बेहतर से बताऊँगा। उसके अगर बजट से कोई रिलेटेड टॉपिक अगर इसमें आएगा तो मैं उसका कलेक्शन जरूर करूँगा। तो हमारे आज के पार्ट का नाम है इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे मैं जल्द से जल्द आपको समझाऊँ। ये एक बच्चा है, मैं हूँ, और ये देखिए ये बच्चा है। अब इसको क्या करना है, आखिर समष्टि अर्थशास्त्र में कैसे अध्ययन किया जाता है इस पर समझ लीजिए। कि ये एक उपभोक्ता है कहा जाए, ठीक साथियों, ये एक कस्टमर है, या कहा जाए ये एक व्यक्ति है। ये इसने इसको खरीदा, इसको सोच रहा है लेने के लिए, सोच रहा है कि मैं जॉब करूं, सोच रहा है कि मेरी फैमिली एकदम सुखमय रहे, मेरा घर रहे बढ़िया सा, मेरे पास पैसे रहे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दीजिए। ये बच्चा ये है
मेरे इसके सपने देख रहा है। अभी क्या कर रहा है, ये सपने देख रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मेरी एक बढ़िया कार हो, मेरा एक बढ़िया नौकरी हो, मेरी वाइफ एक नंबर हो, ये जो हैं, और इनके एक छोटा मोटा गुटू पुटू सा एक तो बच्चा है और ये खुद है, मतलब कि ये छोटा परिवार सुखी परिवार के साथ हैं, इनका बढ़िया सा घर हो, और ये सोच रहे कि पैसे हो मेरे पास बहुत। और ये तो आपको पता ही है क्या है, इन सब का एक जरिया है, कहा जाए शांति। तो इसमें हम लोगों को क्या जानना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का इससे क्या संबंध है? तो व्यष्टि ही अर्थशास्त्र हमको बताएगा कि ये कैसे इसको ले सकता है, इसमें रोजगार की क्या अवस्था है, इसमें आर्थिक पारिवारिक समस्या क्या होती है, घर से संबंधित क्या होता है, मतलब कि आर्थिक स्तर से हमारे घर का क्या स्थिति रहती है, हमारे रोजगार से मुद्रा का क्या संबंध है, इन सब के बारे में हमको इस पार्ट में इसमें पता चलेगा। यहाँ लिखा है 21-22। 21-22 का मतलब है कि इस एग्ज़ाम से संबंधित है। ठीक साथियों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब पाठ का नाम पता चल गया, परिचय है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अब हम डिजिटल पे पढ़ाएंगे आपको, तो मैं पहले बता दूंगा कि आखिर ये एक वीडियो में हम लोगों को क्या समझना है, कितनी चीज़ें हम लोगों को जाननी है। तो देखिए आपको पहले चीज़ बता दें, यहाँ है हम लोग पहले क्या करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिचय जानेंगे, एक छोटा सा परिचय, आखिर हम लोग इससे परिचित तो हो जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे, समझ क्या रहे। फिर जानेंगे कि आखिर समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। हम आपको परीक्षा के दृष्टि से भी पढ़ा रहे हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो आपका सामान्यतः समझ में भी आएगा, और परीक्षा की तैयारी करें तो आपके और आसान है और बढ़िया समझ में आएगा। है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, मतलब कि आखिर ये ऑरिजिन कैसे हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र कैसे कहा जाए। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, कोई चीज़ पहले तो रहती नहीं है। मान लीजिए गर्मी आ गई, अब पसीना चू रहा है, पंखा है, पंखा तो पहले से, लेकिन एक कूलर आ गया, तो कूलर से क्या हुआ, हवा का थोड़ा और उद्भव हो गया, हुआ ना। वही चीज़ कहने का मतलब है। एक है क्षेत्र, मतलब कि आखिर समष्टि अर्थशास्त्र किस एरिए से ताल्लुकात रखता है। फिर हम लोग जानेंगे कि आर्थिक कार्य प्रणाली, आर्थिक प्रणाली के समुच्चय क्या है। आर्थिक का मतलब होता है फाइनेंशियल, जैसे हमारे घर की जो स्थिति होती है ना, आपने सुना होगा भाई मेरा स्थिति बड़ा खराब है, स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति। जैसे अगर आप अपने घर पे किसी से पैसा मांग लीजिए कि भैया हमको 10 रुपये दे दो, या आप कह दो कि भैया हमको 500 रुपये चाहिए, या कह दो कि भैया हमको 10,000 रुपये चाहिए, तो कहता है कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब मैं पैसे से तंगी हूँ या पैसे मेरे पास नहीं है। अब आर्थिक प्रणाली की समुच्चय का मतलब है कि आखिर हमारे पैसे का जो समुच्चय कहा जाए, स्तंभ हमारा क्या है। स्तंभ का मतलब होता है एक पिलर हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये 4 पिलर है, ये 5 पिलर है, इसके ऊपर जो हमारा छत बन रहा है ये हमारा क्या है, पैसा है, और ये हमारा यही क्या है, समुच्चय है, इसी के समुच्चय खड़ा है। यही चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, समझनी है। अगला है वास्तु। वास्तु ये गलत लिखा है, यहाँ पे होगा वस्तु। ठीक, ये हमारा क्या होगा, वस्तु। कि वस्तु क्या होती है, वस्तु के बारे में बताएंगे कि आप ये जो मोबाइल यूज़ कर रही है ये भी एक वस्तु है, और अगर आप खाना खा रहे तो वो भी एक वस्तु ही है। अगला हम लोग जानेंगे फिर उपभोग, व्यय, अवधारणा एवं इसके घटक। उपभोग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे देखें तो आपके घर में यदि आप खाने का उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, आपके यहाँ गाड़ी है, एक बाइक है, आप बाइक से कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसका उपभोग कर रहे हैं, तो कह रहा है उपभोग व्यय। अब अगर आप बाइक से कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें पैसा लग रहा है, उसमें तेल लग रहा है, जो आपको वहाँ ले जा रहा है और वहाँ से ले आ रहा है। अगला है अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। हम किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं तो आखिर इसका क्या मतलब है, इसको बताएंगे। और इसके घटक, घटक का मतलब होता है कि आखिर इसके कितने प्रकार हैं। जैसे उपभोग व्यय है तो उपभोग व्यय के कितने प्रकार हैं, हो सकता है 3 प्रकार हो। जैसे कहा जाता है कि मेरे पास दिल्ली जाने के लिए 4 साधन, मतलब मैं 4 प्रकार से जा सकता हूँ। या तो मैं गाड़ी से जाऊँगा, हवाई यात्रा से जाऊँगा, या तो मैं रेल मार्ग से जाऊँगा,
या मैं सड़क मार्ग से। तो ये प्रकार बता रहा है। तो वही कहने का मतलब है, घटक का मतलब होता है प्रकार, कि आखिर उपभोग व्यय कितने घटक मतलब कितने प्रकार का होता है, इसको भी जानेंगे। फिर जानेंगे निवेश। निवेश शब्द से अगर मैं आपको परिचित करा दूं तो निवेश शब्द के कहने का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके यहाँ दुकान है, ठीक, आप सोच रहे हो कि दुकान मेरा थोड़ा और अच्छा चले, ठीक, तो आप क्या करोगे कि उस दुकान में और पैसा लगाओगे, निवेश करोगे, ठीक, उसमें निवेश इन्वेस्ट करोगे, तो वही हमारा निवेश कहलाएगा। ठीक, अब है स्टाफ। यहाँ पे भी देखिए गलत है, इस जगह क्या होगा, स्टॉक। ठीक, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह क्या होता है? ये गलतियाँ टेक्निकल के कारण होती है, लेकिन आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, तो आपको जहाँ जहाँ गलत रहेगा हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इतना सब सीखेंगे जानेंगे तो इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, महत्व किसे कहते हैं, एक प्रश्न ये भी बनता है। देखिए, यदि आपके पास एक मोबाइल है तो उसका महत्व है। या मान लीजिए आप पापा से कहें कि पापा मुझे मोबाइल खरीदना है, 10,000 रुपये दे दीजिए, तो जब तक पापा उसका महत्व नहीं समझेंगे आपको नहीं दिलाएंगे। आप कह दो पापा हमें मोबाइल खरीद दो, मेरा ये छोटा मोबाइल अच्छा नहीं आ रहा है, फोटो तो बढ़िया, मतलब हम वीडियो नहीं देख, पिक्चर नहीं देख पा रहे, हमको नया खरीदो, नए वाले देखेंगे, तो पापा आपको कभी नहीं दिलाएंगे। हाँ, ये कहेंगे कि आप पापा वो क्या है ना कि कॉलेज में सर जी कह रहे कि अब ऑनलाइन पढ़ाई होगा, अब आप लोग मोबाइल खरीद लीजिए तो हम उससे पढ़ाएंगे, तो आपको इसलिए मोबाइल दिला दिया जाएगा, ये महत्व रहेगा। और फिर लास्ट में जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, आखिर एरिया क्या है। देखिए, आपको बता दें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है। ये ना सोचिए कि अर्थशास्त्र लिखा है तो अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था, जिस तरह से हमारा होता है ना इकोनॉमी, एक इकोनॉमिक होता है, ठीक, और एक होता है इकोनॉमी, तो लास्ट में वाई रहता है। इन सब के भी कॉन्सेप्ट को हमको समझना रहता है। तो हम लोगों ने जाना कि हमको इस वीडियो में क्या जाना, इन्हीं सब चीज़ों को। आपको वीडियो लंबा लगे, आप वीडियो को आराम से पॉज करिए, 10 मिनट देखिए, फिर स्टार्ट करिए, देखिए, कोई वो नहीं है, आपके पास हर चीज़ की जानकारी पहुंचेगी, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। अब पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सामान्य परिचय। आइए जानते हैं। हम सब चीज़ें लिख के रखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि हमको आसानी रहे और आपको बता सकें। देखिए, लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या लिखा है साथियों? लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, अभी मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट। ये देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का पृथक, देखिए ध्यान से नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, और आपका ये पेपर में भी आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक, क्लिक कर लिया, ओके भाई। ये समष्टि अर्थशास्त्र उद्भव एक पृथक शाखा के रूप में अर्थशास्त्री। देखिए, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, एक तरह से जन्म, पृथक का मतलब एक अलग, अर्थशास्त्र से अलग शाखा के रूप में अर्थशास्त्री कौन, जॉन मेनार्ड किन्स, ये किन्स है, ठीक, जॉन मेनार्ड किन्स ने किया था। जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी एक किताब है, क्या नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट क्या होता है, निवेश, एंड मनी, मतलब कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब हम लोग ये सोच रहे कि यार ये किताब तो है, लेकिन इसका हमें मालूम नहीं किताब क्या है। अभी हम बताते हैं कि 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव और पृथक जो है जॉन मेनार्ड किन्स की जो पुस्तक थी, वो जब हाईलाइट हो गई, जब वो प्रकाशित हो गया, तो
तो उसके बाद 1936 में इन्होंने ये क्या हुआ, उद्भव हुआ, मतलब कहा आया। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन है। कुछ प्रमुख आर्थिक समस्याएं इनके इस प्रकार। एक पॉइंट और भी है, क्या है आपको मैं दिखाऊं, बताता हूँ। ये देखिए, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। आपसे पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? आर्थिक समस्या। आर्थिक क्या होता है? पैसे जैसे हो गए, पैसों की तंगी हो गई, तो ये सब क्या है? समस्या। इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए ही हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। अब इनकी कुछ समस्याएं क्या होती है, देखिए। जैसे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि संबंधी समस्या। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब समझ रहे क्या है? जो GDP होता है, ये GDP यही हमारा क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। और है बेरोजगारी की समस्या। हर सरकार आती है कि अरे भैया आपके हम तुमको इतना कर दे। आपके जो बजट पास हुआ है उसमें 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिले। कितना? 60 लाख तक का आंकड़ा रखा गया है इस बार 22-23 वाले में। मुद्रास्फीति की समस्या। मुद्रास्फीति, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में इस बार वाले में सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी है जो, उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और है निवेश के लिए बैंकों की शाखाओं की समस्या। कई जगह ऐसा होता है ना साथियों, आपने सुना होगा कि ये हाल ही में 2-3 साल पहले की बात है, नीरव मोदी बैंक पर घोटाला करके भागे थे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला हुआ था। तो इन सब का जो संबंध होता है, इससे बैंकों की शाखाओं में समस्या आती है। अब पैसा आदमी लगा दिया, अब इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन किन्हीं कारणवश क्या है कि कई जगह, हर जगह जो है ब्याज, हर जगह हर बैंक में सारी सुविधाएं नहीं होती। ये भी एक समस्या है। अगला है विनिमय दर तथा भुगतान से संबंधित। विनिमय दर का क्या मतलब है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। आपने देखा होगा एक्सचेंज की बात आती है तो आदमी क्या करता है? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज और भुगतान, पेमेंट, भुगतान का मतलब पेमेंट से बचा समस्या, इन दोनों से रिलेटेड, मतलब एक्सचेंज, ठीक, और पेमेंट, ठीक। हमें पता है आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, हाईलाइटेड है, स्टाइलिश लैंग्वेज है, आप समझिए। हम लिख रहे हैं आपको बोल बोल के, इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने क्या जाना? समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक शाखा के रूप में कब हुआ? जॉन मेनार्ड केन्स। ये केन्स नहीं, किन्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मिस हो गया। केन्स की प्रसिद्ध द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये भी इंटरेस्ट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा? इन्वेस्ट होगा, ठीक। एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद, अगर आपसे कोई पूछे कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग जो है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग समस्याओं का अध्ययन करते हैं, समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब अब आइए हम इस किताब को तो जान गए, इस किताब के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये वही किताब है। कौन सी? ये कौन है? ये जॉन मेनार्ड केन्स हैं। इन द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यही वो किताब है साथियों जो है। ये क्या है? द क्लासिकल वर्क एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि क्लासिकल तरीके से आधुनिक अर्थशास्त्र को वर्गीकृत करता है। फाउंडेशन मतलब कि दिखाता है और बताता है सामान्य से, जैसे व्यष्टि और समष्टि में। तो इन समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ? यही किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के उद्भव होने से। अब एक पॉइंट और है,
कि इसको हिंदी में कहा देखिए कहा जाता है रोजगार, ब्याज और पैसे का सामान्य सिद्धांत। ये तो इंग्लिश है लेकिन इसका इंग्लिश क्या है, रोजगार, ब्याज और पैसे का सामान्य सिद्धांत। अब आइए आगे चलते हैं। ये हमने किताब देख ली, अब आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। ये है जॉन मेनार्ड किन्स, यही हैं हमारे जॉन मेनार्ड किन्स। 5 जून 1883 से 21 अप्रैल 1946, मतलब इनका बर्थडे 5 जून। उस दिन हम लोग और कौन सा दिन मनाते, 5 जून को क्या पता, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये पैदा हुए थे 1883 में। 1883 में ये पैदा हुए थे। आपको बता दें 1860 में पहला बजट पास हुआ था, 18 फरवरी 1860। ये एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे। भाई अब कॉमन सी बात है कि चाचा अंग्रेज के तो अंग्रेजी ही तो बोलेंगे ना, हिंदी तो बोलेंगे नहीं। बिहार के रहते तो इनको भोजपुरी से सिखाने की जरूरत नहीं, हम ही को सिखा देते। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का जो व्यष्टि और समष्टि है उसके दो हैं, एक को माइक्रो और एक को मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत और व्यवहार का आर्थिक नीतियों से बदल दिया। देख लीजिए, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बदला। कैसे बदला, इस किताब से बदला, ठीक, और इस तरह से बदला। सरकारें मूल रूप से गणित में प्रशिक्षित, उन्होंने व्यावसायिक चक्रों के कारण पर पहले के काम को बनाया। इन्होंने क्या किया कि गणित पे स्थित, अभी जब आपको मैं आगे के पार्ट पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बेहतर बताऊंगा कि गणित का इकोनॉमिक्स से क्या ताल्लुकात है। आप देख लीजिए पूरा इस बार का इकोनॉमिक्स 12th का पूरा मैथ पर ही बेस है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा है कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक हैं ये। उनके विचार और विचाराधार के आधार के रूप पर जाने जाते हैं। ये केनेसियन अर्थशास्त्र और इसके विभिन्न शाखाओं से इनका ताल्लुकात है। केनेसियन क्या है, केनेसियन यह एक अमेरिका की कहा जाए, जैसे आपके हमारे शहर में हम लोगों के यहाँ कई लॉजिकल बुक्स होती है, तो वैसे इनके यहाँ के अमेरिका के उस समय एक स्टडी में क्या बताया जाता है, केनेसियन विषय भी पढ़ाया जाता था, उसके बारे में है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ एवं परिभाषा। हम लोग जाने, ये हम लोगों ने इसको जाना, जनरल परिचय से परिचित हुए थे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे वाले पे आते हैं। अब हम लोग को क्या जानना है, अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसे भी। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थाओं का संपूर्णता। आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं? हमारे कई मित्र कहते हैं कि भैया हमको जो है इसमें हम शब्दों को नहीं समझ पाते कि आखिर हिंदी के शब्द कहते क्या है, इतना कठिन होता है। आर्थिक, ये बता रहा है आर्थिक सब व्यवस्थाओं, मतलब कि जो पैसे से संबंधित है। उदाहरण के लिए देखें तो आपके बता दें, आपके घर में मान लीजिए कि कोई व्यवस्था है, ठीक, पैसे का जो रोजगार होता है, कोई क्या 25,000 की इनकम है तो कोई क्या 10,000 की इनकम है, तो आर्थिक व्यवस्था है। अगर 10,000 है तो आपको 10,000 के हिसाब से ही खाना खाना पड़ेगा, और आपका 25,000 है तो आप 25,000 के हिसाब से खाना खाएंगे। तो वही है आर्थिक व्यवस्था है। हो सकता है कि आपके घर में पंखे चलते हों, कूलर लगे हों, 10,000 है आपका, पड़ोसी के यहाँ 25,000 है, हो सकता है उसके यहाँ एसी लगाए, एसी की व्यवस्था है, तो भी वो भी एक आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था का संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। अब जो यूज़ कर रहे हैं उसका संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि आपके आर्थिक व्यवस्था से संपूर्णता से अध्ययन किया जाता है। इसके लिए एक विशाल समूह का दिन किया जाता है। इसके लिए विशाल समूह का दिन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे कुल रोजगार, अभी बता रहे, कुल उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग,
कुल पूर्ति और सामान्य कीमत और आदि। ठीक साथियों, सामान्य कीमत और आदि। कहने का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में जो है इसके लिए ऐसे विशाल समूह, हमारा बजट जो है, बजट जो इस बार पास हुआ है, ठीक 22 और 23 वाला के विशाल, इसमें हमारा क्या है, कुल मैंने आपको बताया 60 लाख से अधिक रोजगार निकलेगा। कुल उत्पादन भी है, कुल बचत कितना किया गया है वो भी है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी है, और कुल मांग, लोगों की मांग को क्या रखा गया ये भी है, लोगों की पूर्ति क्या है, सामान्य कीमत क्या है, ये सब बताया गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में ये योगात्मक है। देखिए यहाँ पे योगात्मक लिखा है। योगात्मक के कहने का मतलब है साथियों कि योगात्मक का मतलब है प्लस है, ठीक, ऋणात्मक नहीं, योगात्मक जोड़ है। योगात्मक का कहने मतलब जोड़ है। जोड़ का कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो है हर चीज़ को क्या करता है, जोड़ के बताता है। समष्टि अर्थ और व्यष्टि अर्थशास्त्र जोड़ता नहीं है, वो क्या करता है, पहले आपकी चीज़ों को देखता है कि आपके पास कितना है, आपके पास लेबर कितने हैं, अगर श्रम करने के लिए आपके पास भूमि होनी चाहिए कोई किसी चीज़ के उत्पादन के लिए, और आपके पास मशीन होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए। अगर ये 3-4 चीज़ें हैं तो आप क्या करेंगे, आपका एक उत्पादन हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, योगात्मक विश्लेषण करता है। अब उदाहरण के लिए कि आपके यहाँ आलू सब्जी का रेट 1500 रुपये महीना खर्चा करते हैं, ठीक, और इसी में आपका दूध का 600 रुपये महीना जाता है, और आपके टीवी का किराया जो है वो 300 रुपये, और बिजली का बिल जो आपका आता है घर का वो 800 रुपये, ठीक। अब मान लीजिए हम इतना मान लेते हैं, अब इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 9, और 9 में अगर हमने 8 जोड़ा 17, 17 में हमने 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 22। तो हमारा ये क्या है, 2200 रुपये क्या है, हमारा योगात्मक है। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण प्रकृति, मतलब कि समस्त चीज़ों की प्रकृति से योगात्मक अध्ययन करता था। ये हमारा क्या है, योगात्मक है। अब आइए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं। हर चीज़ पर कोई ना कोई कहता है। आपके अगर देश में कोई भी बात होती है तो बड़े बड़े नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, राज्य स्तर, वो लोग अपनी अपनी बातों को कहते हैं तो उसको ट्वीट कर देते हैं ट्विटर में। और हमारे जो ये चैनल भैया हैं, आज तक वाले हैं, जो जितने भी समाचार वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपना उसको अपनी तरफ दिखाते हैं कि फलाने ने ट्वीट कर दिया तो ढकाने का दिमाग सटक गया, इस तरह से। तो एक है प्रोफेसर चैम्बरलिन, यही हैं। ये कौन है, प्रोफेसर चैम्बरलिन है। ये कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संबंधों की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वो संबंधों का व्याख्या करता है। कैसे, आपकी ये बात आप ये कैसे कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संबंधों का व्याख्या करता है। तो अब यही तो बता रहा है ना कि आपके आर्थिक में क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति है। हम कह रहे हैं आर्थिक आय 8000 रुपये है, ठीक। और अब ये तो आर्थिक आय मोटा है ना। अब इसको आप व्यय कर रहे हैं, 1000 अलग दे रहे हैं, 1000 आप अपना परिवहन सेवा के लिए रख ले रहे हैं, आप 2000 जो है आपने खाने के लिए भोजनालय में रख लिया। इस तरह से करके आप, और आपने 4000 जो है पढ़ाई के लिए रख लिया, 0 और आपका हो गया 4 2 6 6 2 8। ये हमारा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र संबंधों का। अब ये सब का आपस में संबंध है, इन्हीं सब का संबंध से ये निकला है, और यही हमारा क्या है, अध्ययन करता है। तो यही हमारा बता रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संबंधों का एक व्याख्या करता है। आपके घर में आपके पापा से आपका क्या संबंध है, इसके पिता और पुत्र का संबंध क्या कर रहा है, आपके और आपके पापा के संबंधों का व्याख्या कर रहा है। सुलझ है, ये हमारे भैया सुलझ हैं।
और ये सुलझ है। इन्होंने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। बहुत प्यारा बोला इन्होंने कि इनका कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय आय जैसे हम कह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, देश की आय, अपने भारत देश की आय, हमारे भारत देश की आय मान लेते हैं हम कि 10 करोड़ रुपए, आप 8 करोड़ है, ये माना है हमने, ठीक, 8 करोड़ रुपए है। इसमें क्या करता है कि इसको 8 करोड़ को कहाँ कहाँ खर्च करना है, परिवहन के लिए कितना देना है, हमको शिक्षा के लिए कितना पैसा देना है, और खाद्य पदार्थ के लिए कितना देना है, हमको इस तरह से करके अलग अलग जगह का क्या करेंगे, विश्लेषण, मतलब कि इसको बांटेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हमारे हैं गार्डन एक्ले के अनुसार, गार्डन एक्ले, ये हमारे गार्डन एक्ले हैं, इनकी बड़ी हाई फाई परिभाषा है। समष्टि अर्थशास्त्र विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है, इसका बंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार से होता है। यह एक वन की प्रकृति का स्वतंत्र अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों को जो इसका निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि अभी आपने इनके में देखा तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र का, हमने देश के बारे में बताया, और ये कह रहे हैं कि एक वन की तरह, एक वन के प्रकृति कि मान लीजिए ये हम कह रहे हैं कि एक वन है, ठीक, ये हमारा वन है, यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे 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 पेड़ उगे हुए हैं, ठीक, ये एक ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरह से पेड़ उगे हैं और ये लोग सब लोग लगे हैं, ठीक। तो प्रकृति का स्वतंत्र, इसका भी स्वतंत्रता से अध्ययन कर रहा है, न कि उन पेड़ों का जो इस पर इसका निर्माण कर। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग निर्माण कर रहे हैं, इसका अध्ययन नहीं कर रहा है, ये प्रकृति का अध्ययन कर रहा है, स्वतंत्र प्रकृति का, कि हाँ आखिर यहाँ पे कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं जो हमको आम देते हैं, कितने पेड़ हैं जो हमको केला देते हैं, कितने पेड़ हैं जो हमको सब्जी देते हैं। ये क्या करता है, इसी का अध्ययन कर रहा है, न कि इसका अध्ययन कर रहा है कि आखिर ये पेड़ का निर्माण कर रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे आ रहा है। तो कहने का मतलब एकदम आसान है कि राष्ट्रीय आय, जैसे हमारा जो देश का पैसा है, इसमें कितने पैसा 8 करोड़ अगर आ रहा है, तो ये जो 8 करोड़ आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, आय कितनी हो रही, कितना जा रहा है, इस पर ही हमारा अध्ययन कहलाता है। ठीक साथियों, अब है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एवं क्षेत्र। हमने 2 चीज़ें हम लोग को जान गए, कैसे, जैसे देखिए हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोग आपको फिर से आते हैं, हम एक बार विषय सूची पे चलते रहें और आपको समझाते रहें। हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ जाने, परिभाषा जाने, परिचय क्या है ये भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव तथा क्षेत्र कौन सा है, इसको पहचानते हैं साथियों। ठीक, देखिए लिखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एवं क्षेत्र मेनार्ड किन्स जो थे, जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, आपको जिनकी हमने किताब दिखाई थी, जिनके बारे में हमको मिलवाया था, मेनार्ड किन्स जो है, किन्स लिखा है, किन्स, मेनार्ड किन्स के किताब में सभी दृष्टिकोण को बदलते हुए एक नई कार्यप्रणाली, मतलब 1936 से पहले अर्थशास्त्र का जो आर्थिक व्यवस्था था उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत एक अर्थशास्त्र की किताब, एक ही अर्थशास्त्र जानते थे, तब उसकी शाखाएं नहीं होती। तो 1936 में जब मेनार्ड किन्स की पुस्तक जब आई, किताब जब आया प्रकाशित, तो उसके बाद लोगों को समझ में आया, तो उसकी एक नई कार्यप्रणाली, तो उसमें एक नया कार्यप्रणाली दिखा, अर्थव्यवस्था के अलग अलग व्यष्टि को अलग कर दिया गया हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह, और समष्टि अलग अलग, ठीक, के तरह अलग अलग परंपरा पर निर्भर परीक्षण करते हुए समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। अलग अलग, ठीक, कैसका जन्म हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र का, कार्य प्रणाली को अलग करके। इनके किताब से पहले लोग अर्थशास्त्र को क्लासिकल, वही हमने बताया ना कि एक ही शाखा के अंदर, मतलब व्यष्टि के ही अंदर समझ लीजिए कि उसका अध्ययन किया जाता था, न कि अलग से कर रखते थे। लेकिन 1929 में
वैश्विक मंडी, ये बहुत इम्पोर्टेंट साथियों। वैश्विक किसे कहते हैं? वैश्विक मंडी का मतलब है कि देश नहीं, वैश्विक, विदेश का। जैसे अभी जो कोरोना है ये कोई हमारा देश का ही मामला नहीं है, ये वैश्विक महामारी है, मतलब ये विश्व स्तर पर चलती है। अभी दुनिया के हर देश में ये बीमारी फैली है। उसी तरह से वैश्विक मंडी का मतलब है कि दुनिया के हर देश में वैश्विक मंडी हो गई। मंडी का मतलब होता है कि स्थिति खराब हो गई, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस वैश्विक मंडी में अर्थशास्त्रियों को एक नए सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल और विचारधारा की व्याख्या किया, इसी से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। ठीक, देखिए आपको फिर से बताते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। आपको बताया कि 1936 में जोनार्ड किन्स साहब की जो किताब आई थी, कौन सी किताब आई थी? यही जो हमने आपको दिखाई है अभी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, मतलब रोजगार, ब्याज और पैसे का सामान्य सिद्धांत। कि किताब से उद्भव, किताब के आने के बाद लोगों के अंदर एक नई विचारधारा, मतलब कि लोगों के अंदर एक नया माइंड आया, ओ हाँ इसको तो इस तरह से करना चाहिए, ये एकदम सही है कि उद्भव। और इसका क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र में बताया गया कि 1929 के वैश्विक मंडी, ये आपको कभी मैं बताऊंगा उस पर, बहुत बड़ा ये वैश्विक महामारी की तरह से समझ लीजिए कि वो उस समय की आर्थिक स्थिति हमारे देश की और विश्व की खराब थी। और हालांकि उस समय हमारा देश भारत नहीं था, ब्रिटिश भारत था, अंग्रेजी शासन के अंदर था। अब है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। हम लोगों ने वैश्विक उद्भव को जाना, अब क्षेत्र को जानते हैं। जैसे व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्र का सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आपने कार खाली एक प्राइवेट सेक्टर से खरीदा है, लेकिन उसको सरकार के पास उसका कितना पैसा गया है, आपके पास कितना पैसा आया, इन सबको भी समझा गया है और रखा गया है, तब वो उसकी मानी गई है वितरण के समष्टि परक सिद्धांत। वितरण, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, तो इसके वितरण में एक प्रिंसिपल होता है जिसकी एक परख होती है कि हाँ इसको परखा जाए, इसको समझा जाए। परख, फिर से बता, वितरण के समष्टि सिद्धांत। वितरण मतलब होता है बांटना। क्या होता है? हम शब्दों को एक एक समझा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना, बांटना। वितरण का मतलब होता है बांटना। समष्टि परक सिद्धांत किसके तहत? समष्टि परक। कौन? मतलब जैसे हमने बताया उज्ज्वला योजना आया, जो आया प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना आया, तो उसमें क्या किया गया कि सबको बांटा गया, लेकिन सबको परख के बांटा गया। नहीं कि आप किसी को भी उज्ज्वला योजना दे दिए। आपने किसको दिया? जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब है। आरक्षण के बेस पे भी कई लोगों को हुआ है कि जिसकी आय के जरिया, इकोनॉमिक्स कभी रिजर्वेशन नहीं देखता आपके, आप आरक्षण, आप लाला हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और से इकोनॉमिक्स आपकी आय देखता है, हमेशा इनकम को ध्यान में रख के आपको बात करता है। देश आपके ये नहीं देखता कि आप जो है अरे ठाकुर साहब हैं तो आपको जो है ये चीज़ नहीं मिलेगा, और आप जो है चमार हैं, आप कहें कि आप नीच जात के हैं तो आपको सब मिलेगा। इकोनॉमिक्स, अगर आप नीच जात के, नीचे के कास्ट के हैं, निम्न स्तर के कास्ट के हैं, तो आपको आपकी आय अगर अच्छी है तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उच्च स्तर के हैं और आपकी आय कम है तो आपको मिलेगा। तो वही कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है कभी भी आपकी रिजर्वेशन, आरक्षण को नहीं देखता है। वितरण के समष्टि परक का सिद्धांत करता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत करता है। आर्थिक विकास का मतलब कि आपके आय का जो विकास है मजबूत करता है। यदि आपकी आय 25,000 है, 2500 है, तो ये इसको मजबूत करके क्या करेगा, इसका कोशिश रहेगा कि आपके आय को बढ़ा दिया जाए, 3500 करा जाए। कीमतों का सिद्धांत है। यदि आपको कोई चीज़, अब आप देखिए जैसे आप किसान भाई, क्या होता है कि अगर कोई भी क्या होता है कि अगर कुछ लेने जाते हैं, हम किसान को छोड़ते हैं, हम गांव में लेते हैं,
कि आपको 15 किलो चावल, 10 किलो चावल और 15 किलो जो गेहूँ मिलता है आपको 40 रुपये में मिल जाएगा आसान कीमतों पर, अगर कंट्रोल राशन की दुकान से लेंगे। और अगर आप ये एक जनरल दुकान से लेंगे तो यही 10 किलो का जो है आपको 200 रुपये और इसका जो है लगभग 300 रुपये देना पड़ेगा। ये आपका महंगा पड़ेगा और ये आपका सस्ता पड़ेगा। सही कह रहा है कि कीमतों का सिद्धांत, कीमतों के प्रिंसिपल को रखते हुए बात करता है। आय उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत, आय उत्पादन और रोजगार की बात करता है कि आपका इनकम क्या है। आय का मतलब ये है कि कैपेक्स देखता है, क्या देखता है, कैपेक्स, ठीक। और एक होता है ओपेक्स। ओपेक्स और कैपेक्स क्या होता है, सरकार क्या कर रही है कि अगर इसमें पैसा खर्चा करे तो उसका आय जो है नहीं बढ़ रहा है, अगर इसमें खर्चा करे तो बढ़ा है। जैसे कई सारे मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है, कई सारे हॉस्पिटल्स खुलवा रही है, कई सारे शिक्षा संस्था खुलवा रही है, से ठीक। कई सारे नए ट्रेन चलवा रही है जैसे वंदे भारत, कई सारे और, तो इस तरह से वो इन्वेस्ट कर रही है। विकास के तरफ लगाए गए पैसे का, जो विकास में जो पैसा लगाया जाता है उससे सरकार का आय बढ़ने का एक जरिया बनता है। और जो ओपेक्स मतलब कि जो चीज़ों को रोजाना वाले में करता है उसमें ओपेक्स नहीं होता है। कैपेक्स और ओपेक्स को मैं कभी विस्तार में आपको बताऊंगा, इसमें बताएंगे क्लास लंबी पड़ जाएगी। तो ये हमारा क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र है, इन्हीं क्षेत्रों पर हमको बात करनी है। चौथा है आर्थिक प्रणाली के समुच्चय। मैंने आपको अभी शुरू में बताया, कैसे बताया हम लोग, देखिए फिर आते हैं। हम लोगों ने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना और इसको भी जाने, इसको नहीं जाना भी जानेंगे। वास्तु नहीं वस्तु है, आर्थिक प्रणाली के समुच्चय हमको क्या जाना, इसकी बारी है। तो भाई हम लोग इसको भी जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक प्रणाली के समुच्चय मतलब, यही रख दीजिए भैया। आर्थिक प्रणाली के समुच्चय मतलब ऐसे चारों से है, ऐसे विचारों से है, या विचारों होगा, चारों नहीं विचारों से है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कैसे, जैसे हम बता रहे हैं, हमने आपको शुरू में बताया, एक पॉइंट आपको मैंने नोट कराई थी। क्या नोट कराया, जैसे मान लीजिए कि समुच्चय एक ये है, ठीक, एक ये खंबा है और एक ये खंबा, एक ये खंबा है। अब इन चारों खंबे पे क्या हो रहा है कि वो छत डाल दिया गया, तो ये सब समुच्चय है ना। समुच्चय का मतलब एक सीधा है ना, एक समुचित, एक ये है कि फिक्स तो हो गया ना कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे फिक्स है, इसका कोई अलग से कोई वो नहीं है। यही हमारा क्या है, आर्थिक प्रणाली का समुच्चय कहलाता है। समग्र मांग, इसका मतलब है कि अर्थ, देखिए अब आइए जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली के समुच्चय मतलब ऐसे विचारों से है, क्या है, विचारों से। यहाँ पे क्या होगा, विचारों से है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, इसे अर्थशास्त्री इकोनॉमी कहते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब कि ये चेक करता है कि हाँ क्या, अगर समष्टि अर्थशास्त्र के हमारे 4 समुच्चय कौन से हो सकते हैं, तो आपको भी बताया जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद हमारा जो है ये समुच्चय है। इस तरह से और भी हमारे कई सारे हैं, वो सब क्या हमारे समुच्चय हैं। समग्र मांग, अब जैसे ही कुछ इसके चीज़ है जो करते हैं, इसके हम 3, 4, 5, 6 पॉइंट समझाते हैं। एक समग्र मांग है, क्या है समग्र मांग। समग्र मांग का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से, इससे एक साल के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर किए गए कुल खर्चे के रूप में मापा जाता है। क्या किया जाता है साथियों, मापा जाता है ना। समग्र मांग में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है। नहीं समझ में आया, मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। समग्र मांग, इसका मतलब अर्थशास्त्र के सभी अर्थशास्त्र, सभी वस्तुएं क्या होती हैं,
अभी हम लोग को एक कॉन्सेप्ट अभी आएंगे, उस पर आपको समझना है। सभी वस्तुओं का मतलब ये हो गया, आप चाहे सरकारी चीज़ों का सेवन करें या सरकारी चीज़ यूज़ करें, आप चाहे अपने स्तर से निजी, जिसे प्राइवेट कहें, प्राइवेट स्तर से वो करें। आपका स्मार्टफोन सरकार नहीं दिलाई है, हालांकि सरकार कुछ करके आपको तक पहुंचा रही है, तो वस्तुएं हो गई। और सेवाओं का ये मतलब नहीं कि कोई आकर आपका हाथ दबा दे और आपका पैर दबा दे, आपका सर, सेवा ये नहीं। सेवाओं का मतलब सरकार की योजनाएं होती है। जैसे कुछ सेवाओं का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको आपके घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है, तो आप पैदल नहीं जा रहे, आपको एक ऑटो कर रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो आपने ऑटो में बैठे और आप वहाँ तक गए, तो उसने आपको सेवा दी और आपने क्या किया, उसको कुछ पैसे दिए, तो हमारा क्या, यही सेवा कहलाता है। मांग से है, एक साल के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं के आपके खरीद किए गए कुल खर्चे मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एक साल में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक साथियों, कितना, 2 लाख। तो इस 2 लाख में आपने क्या किया, सेवा भी ले ली और आपने वस्तुएं भी खरीद ली। और आपने ये 2 लाख रुपए आपने कब लिया था, 21-22 में, ठीक। अब फिर 22-23 वाला जो बजट आएगा, इसमें मान लीजिए आपने इसमें क्या किया, आपने 2,02,5 लाख का खर्चा कर दिया, ठीक। और इसमें क्या किया था, 2 लाख का किया था, ठीक, 2 लाख। अब 50,000 का जो वृद्धि हुआ है, ठीक, ये क्या हुआ है, वृद्धि 50,000 का। यही कह रहा है कि समग्र मांग का मतलब सभी मांग, और टोटल डिमांड, समग्र मांग में वृद्धि समृद्धि का सूचक है। तो यही हमारा क्या है, 50,000 समग्र मांग है, ठीक साथियों, समझ में आ गया आपको, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। अगला है समग्र पूर्ति, मतलब सभी पूर्ति, सारी चीज़ों की पूर्ति हो गई हो। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर तैयार किए गए वस्तुओं का और सेवाओं से है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने एक साल के अंदर तैयार किए गए वस्तुएं सेवाएं, कैसे, आप रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में, अभी अब 1 साल का अनलिमिटेड पैक आता है, कुछ का तो पहले 25% नहीं था, तब तो 3,000 के अंदर था, मैंने एक बार कराया था तो 2,500 में कराया था। तो ये क्या है, हमारा कुल आय, मतलब कि समझ लीजिए कि कुल सेवा ये अर्थव्यवस्था में तैयार किया गया। मैंने 2,500 का एक वो तैयार किया और इसको सेवा में लगा दिया, मतलब मैंने इसको खर्च करके रिचार्ज करा दिया। अब मुझे 1 साल का क्या हो रहा है, सेवा मिल रहा है, मतलब हमको पूरा पूरी चीज़ें मिल रही है। हमें 2 GB नेट पैक रोज़ मिलता है, हम जो है रोज़ अनलिमिटेड बातें करते हैं, हमको रोज़ 100 SMS के लिए व्यवस्था मिली है, और हमको डिज्नी हॉटस्टार पे भी हमको फ्री मिला है। तो ये सब क्या है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति हुई है, और हमने समग्र मार्ग में हमने किया और हमको मिला। अब है समग्र उपभोग। समग्र उपभोग मतलब सभी तरह के उपभोग। इसका अर्थ एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, हमने आपको बताया। इसका आकलन एक लेखा वर्ष के दौरान, ये जो आपका बजट आता है, बजट एक लेखा वर्ष मतलब 1 साल का बजट आता है, 1 दिन का नहीं आता है। तो वही कह रहा है कि समग्र उपभोग में भी होता है 1 साल का लेखा वर्ष का, मतलब कि सारे चीज़ों का, एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं का उपभोग, इसका आकलन एक लेखा वर्ष। लेखा वर्ष का क्या मतलब है, एक लेखा वर्ष ये कह रहा है 1 साल, वर्ष का मतलब होता है साल, एक का मतलब होता है एक, और लेखा का मतलब होता है लिखित, एक लिखित साल, कि हमने 1 वर्ष में इतनी चीज़ें पाई और इतनी चीज़ें हमने दी, के दौरान उपभोक्ताओं के किए गए कुल व्यय द्वारा किया जाता है, जहां लोग इससे जीवन के गुणवत्ता को प्रकट करते हैं। अब
कई लोग क्या होता है कि नया साल आता है कि अरे भाई पुराना साल मेरा बेकार हो गया, इसकी मैं बेहतर करूँगा। साल के 365 दिन आपके हाथ में, आप चाहे तो इसको बेकार कर दें, आप चाहे तो इसको आबाद कर दें। बात एक ही है, अलग अलग है, एक ही बात है अलग अलग तरीके से। कैसे, आपको देखिए कि कह रहा है कि एक साल में गुणवत्ता को बताता है कि फलाने ने भैया ये काम किया, फलाने ने इतना मेहनत किया तो इस साल आज उनको इतना मिल रहा है, फलाने ने वो काम किया तो उनको इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये क्या एक लेखा वर्ष है, एक साल का है। अब है समग्र निवेश। क्या होता है, सभी जितना पैसा आप निवेश कर, समग्र निवेश का मतलब होता है पैसा निवेश करना, लगाना। एक मिनट, तो हम लोग समग्र उपभोग, इसका अर्थ है कि एक ही अर्थव्यवस्था के सभी सेवाओं का उपभोग करना। उपभोग का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपने यदि कोई चीज़ किया, उदाहरण के लिए यदि आपने विद्यालय में एडमिशन करा लिया तो अब आपको क्या करना है, वहाँ जाके पढ़ना है, आपको उसका उपभोग करना है। आपको यदि आपके इतने ट्यूशन लगवाया है घर में, कोचिंग, तो टीचर को यदि आप पैसा दे रहे हैं तो आप पैसा दे रहे हैं तो आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे, तब आप उसको पैसा दे रहे हैं। तो वही काम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है कि सभी का उपभोग करना, मतलब कि सभी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना समग्र उपभोग कहलाएगा। कुल व्यय। अब क्या है समग्र निवेश, हमने निवेश के बारे में आपको शुरू में बताया था जब आपको उस विषय सूची से परिचित कराते तभी, कि इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यवसाय है। क्या रहा है आखिर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभिप्राय का मतलब अर्थव्यवस्था एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष, दौरान का मतलब दौरान, दौड़ के आन नहीं, ये अंदर, एक वर्ष के अंदर जितने भी सभी उत्पादकों की द्वारा ऐसी, उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक जैसे कृषि हो गए, कृषि क्या है, वो फसल उत्पादित कर रहे हैं ना, उत्पादक के वस्तु ऐसे द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद, उन्हें क्या होता है, MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और खरीद पर किए गए व्यवसाय। अब जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, उसने 15 कुंटल गेहूं खरीद की बेच दिया, तो उस पर क्या किया, उसको कुछ पैसा मिला, तो उसकी पूंजी के स्टॉक, अब उसके पैसा क्या होगा, उसका एक स्टॉक हो गया, वृद्धि करता है। अब उसने 15 कुंटल गेहूं बेचा, हम कह रहे हैं 15,000 रुपये उसको मिला, तो वो वृद्धि कर, अब वो क्या करेगा कि उस अपनी स्टॉक में उस 15,000 को 25,000 करेगा, 20,000 करेगा, या उसको मतलब पैसे को खर्च ऐसे करेगा कि उसका जो एक वर्ष का लेखा है वो पूरा हो जाए, उसको प्रकट करता है। यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रकट करता है। अब घरेलू उपाय, घरेलू उपाय क्या कहता है, एक बात बताएं, यदि आपको घर बनवाना है तो सरकार आपको पैसे, सरकार मजदूरों को पैसा नहीं देगी, सरकार आकर आपका घर नहीं बनाएगी, बल्कि आपको क्या करना होगा कि आपको सरकार लोन देगी, ऋण कर्जा देगी, आप उससे घर बना सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, सरकार की कोई योजना आ गई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें सरकार आपको एक निःशुल्क घर देती है रहने के लिए, लेकिन कब, जब आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मैंने आपको शुरू में बताया कि सरकार कभी आपके आरक्षण को देख के काम नहीं करती, स्थिति देख के बताती है। इसका अर्थ है एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था, क्या घरेलू अर्थव्यवस्था घरेलू अर्थव्यवस्था में सृजित आय, ये आय नहीं, मतलब कि सृजित आय, इनकम, जिसको आसान भाषा में क्या कहें, इनकम, इससे उस कारक आय, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आय जिसमें किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ
प्लस मजदूरी के कुल जोड़ द्वारा मापा जाता है। साथियों देखिए यहाँ पे कह रहा है घरेलू उपाय में क्या है, किराया। आपको मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप किसी किराए के रूम पे रहते हैं, 1500 रुपये किराया है, 15,000 मांग लेते किराया है। अब ब्याज, आपने जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल फाइनेंस कराया है 7,000 का, उसका क्या होता है, आपको 200 रुपये ब्याज देना पड़ता है। प्लस लाभ, आपने 8,000 की मोबाइल को जो है 7,000 में कर दिया, तो 1,000 क्या है आपका लाभ है। हम मान ले रहे हैं कि 7,000 आपका लाभ हो गया। प्लस मजदूरी, अब क्या है कि आपने इसका मोबाइल का ही तो मजदूरी दिए है ना। हम जैसे मान लेते कि आपका घर बन रहा है, 8,000 आपकी मजदूरी हो गई, ठीक, ये आपका हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, कुल जोड़ हम मान लेते हैं कितना हुआ, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 31, 31,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 31,000 मापा जाता है, जिसमें एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पाद के कार्यों में स्वामियों द्वारा अर्जित किया जाता है लोगों की आय को दर्शाता है। अब इस 31,000 के जो खर्चा आया है, अब इसमें देखा जाएगा कि पापा कितना दे रहे हैं, 2,000, हम कमा रहे हैं 5,000, मम्मी कमा रही हैं 3,000, इस तरह से धर्मपत्नी कमा रही हैं 2,000, अलग अलग करके इसको सृजित किया जाएगा और आय को, तब लोगों की आय को देखा जाएगा कि तुम कितना करते हो। सामान्य कीमत स्तर क्या है, इसका मतलब है एक समय के अंदर अंत तक, एक समय के अंदर अंत तक सभी वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों का एक अलग, एक कीमतों की एल सूची, एल सूची का मतलब होता है लॉन्ग, एल सूची लॉन्ग लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट है। एक आम आदमी के लिए यह जीवन की लागत को प्रकट करता है। कैसे, ये लाइन बहुत खास है। हमको पता चला कि भाई 1,500 रुपये का मैंने एक लिया सामान, हमने 1,500 का दूसरा लिया, 200 का तीसरा और 3,000 का तीसरा, तो हमारा कितना हुआ। अब ये क्या है, एक समय के अंत तक, एक समय मतलब एक साल के अंत में हमने इतना पैसा खर्चा किया, 15, 15, 30, 30 और 3,000 हमारा 6,200, ठीक, 6,200 रुपये हमने खर्चा किया। और ये आम आदमी के यह जीवन का लागत को प्रकट करता है। अब 6,200 हमको बताएगा हमें अच्छा है या हमको और मेहनत करके और पैसा कमाना है, यही हमको बताता है, ठीक। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे वस्तुओं का अर्थ, 5वां पॉइंट। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जाने साथियों, हम लोगों ने जाना सामान्य परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, आर्थिक प्रणाली क्या है, वास्तु, वस्तु के बारे में जानने, वास्तु नहीं वस्तु के बारे में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक साथियों। वस्तुओं का क्या अर्थ है, मैंने आपको सेवाओं का मतलब माथा दबाना, पैर दबाना, सिर दबाने से नहीं है। सेवाओं का मतलब है आप यदि अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो अगर आपने जो ऑटो रिक्शा किया है तो आपने क्या किया, उस रिक्शे में बैठ गए। अब रिक्शे में बैठे तो रिक्शा आपका नहीं है, आप वहाँ उसमें बैठे, उसने आपको आपके रेलवे स्टेशन छोड़ा, आपके घर से रेलवे स्टेशन के बीच का जो उसने सेवा दिया, आपने उसको क्या किया, उसको पैसा दिया, तो वही हमारा सेवा होता है। और वस्तुओं का कहने का मतलब है कि सभी भौतिक पदार्थ प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित चीज़ों से, चिन्हों से नहीं चीज़ों से, किससे साथियों, चीज़ों से, चीज़ों से, जैसे यहाँ पे चिन्हों लिखा है, यहाँ पे होगा चीज़ों, चीज़ों को मापा जा सकता है, जी आज जिसकी कीमत को बाजार में देखा जा सकता है
को शामिल किया जाता है। वस्तुओं के अंतर्गत भौतिक एवं सेवाएं दोनों शामिल है। ये बार बार भौतिक फिजिक्स का है यार, जहाँ फिजिक्स आ रहा है मतलब कि भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ना है आपको। पढ़ना क्या है, भौतिक का मतलब ऐसी वस्तु जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे टीवी क्या है, भौतिक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। अभी आपको इसका एक उदाहरण मैं आगे देता हूँ। और ऐसे क्या है, मापा जाता है कीमतों पे। और प्राकृतिक में होता है। प्राकृतिक का क्या है, जैसे एयर, हवा, देव प्राकृतिक। आप लोग जैसे होगा मिनरल वाटर देखे होंगे, कोई बिस्लरी का बोतल, तो पानी तो हमको प्राकृतिक दिया, लेकिन हम लोग खरीद के भी पीते हैं और घर में भी पीते हैं। अब पानी का भी कई जगह शहरों में टैक्स लिया जाता है, सरकार क्या करती है, उसका पैसा लेती है, को शामिल किया जाता है जो भौतिक हो। तो वस्तुएं हमारी क्या होती है, जो हम लोग जिसका उपभोग करते हैं, सेवन। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के भी कुछ प्रकार है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का भी कुछ प्रकार है, ये पूरा गलत है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अंतिम, एक होता है अंतिम वस्तु, ठीक, एक अंतिम वस्तुएं, और एक होता है मध्यवर्ती वस्तु या वस्तुएं, ठीक। उपभोक्ताओं वस्तुओं, एक होता है उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। ये हमारा, यही हमारा क्या है, इसी के बारे में हमको समझना है। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तु। आइए अब इसको समझते जल्दी से, और समय को ना सब बर्बाद करें, तो आगे चलें। अंतिम वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं वे वस्तुएं, बहुत टेक्निकल मिसिंग है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हो और अपने प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है, अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे एक बिस्कुट, आप अगर कस्टमर हैं तो आपके लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन यदि वो फैक्ट्री में है, बन रही है, तो वो अंतिम नहीं, मध्यवर्ती वस्तु है। क्या है, बता रहे हैं, परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं के पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को ही हम निवेश व्यय कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, परिवार, जैसे एक परिवार है, उसने क्या किया, कुछ सामानें खरीदे। सामानों में हम जैसे ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अंतिम वस्तुओं में ही हम मानते हैं कि हमने अंतिम वस्तु में क्या सब चीज़ें ली, कपड़ा, हमने दुकान से कपड़ा ले आया, दो शर्ट ले आए। कितना ले आए, 2 शर्ट, ठीक साथियों, 2 शर्ट ले आए। अब ये 2 शर्ट हमारे लिए अंतिम है, लेकिन जब इसको जो बना रहा है उसके लिए अंतिम नहीं है। उत्पादकों का मतलब अगर हम बना रहे हैं, अगर हम टेलर हैं, द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्चे। अब इस पर हमने जो इस कपड़े के लिए टेलर ने खर्चा किया 200 रुपये का निवेश में व्यय कहा जाता है। अब इसने क्या किया, 200 रुपये का निवेश किया, ताकि अगर ये 2 शर्ट जो बेचेगा, 200 रुपये लगाया है अपना, तो इसे कहा जाता है अंतिम वस्तु। अब इसने तो हमको 200 लगाया, लेकिन हमको कितने में दिया, 400 रुपये में, तो 200 क्या हुआ, इसका फायदा हुआ। यही अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तुओं पर व्यय, उपभोग प्लस निवेश क्या हो गया। जैसे मान लीजिए अंतिम वस्तुओं पर व्यय हम मानते हैं कि x है, उपभोग पे कितना हमने खर्च किया, उपयोग पे हमने कितना व्यय किया, 400 रुपये। क्यों, हमने तो 400 रुपये लगाया था ना, प्लस निवेश उसने कितना लगाया था, 200 रुपये, टोटल कितना हो गया, 600 रुपये। यही हमारा क्या है, अंतिम वस्तु है। यही हमारा क्या है, अंतिम प्राइस बताया जाएगा, हमारे लिए अंतिम वस्तु है। तो हमारा यही क्या है, अंतिम वस्तु है। अब आइए आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक होता है मध्यवर्ती वस्तु, बीच, मध्यवर्ती का मतलब बीच वाला, कोपचे वाला नहीं, किनारे नहीं, मध्यवर्ती क्या है, वे वस्तुएं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं की है। बिस्कुट अगर पार्ले जी उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिए तो वो अंतिम में आ गया।
और यदि उसने पार नहीं किया, अभी इन वस्तुओं के पैसे बढ़ने के चांस हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, आपको पता है जो माचिस 1 रुपये में मिलती थी पहले, तो पेपर में निकला था कि कुछ दिन में उसको जो है 2 रुपये कर दिया गया, तो बंद हो गया। अभी उसको क्या है, वो दुकानदार ने रोक दिया कि जब ये 2 का होगा तब बेचेंगे। और उससे पहले क्या था, वो अंतिम वस्तु था, लेकिन जब उसको 2 रुपये में बेचा तो वही क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु बन के अंतिम वस्तु आ गई। उदाहरण के लिए नवंबर में आया था कि कुछ ये जो टेलीकॉम कंपनियाँ, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, आइडिया, इन लोगों ने 25% पैसा बढ़ाया था। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो उन 25% में क्या किया था ना, कि जो पैसा बढ़ाया था तो उस पर कॉन्सेप्ट किया था क्या, कि जब कहा मैसेज आ रहा था कि आप अभी रिचार्ज करा लीजिए, अभी आप अंतिम वस्तु का उपभोग कर लीजिए, यदि आप 25 के बाद मतलब कि 26 नवंबर के बाद कराएंगे तो आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा, वो हमारा मध्यवर्ती। तो वही कह रहा है कि जो सीमा रेखा को पार नहीं किया, जब तक पार नहीं किया तब तक नहीं उपयोग हुआ, लेकिन पार कर गया तो अंतिम प्रयोग द्वारा करता है तो वो तैयार नहीं है, वह मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। एक ही वस्तु क्या अंतिम मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? कह रहा है एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है। हाँ, दूध अगर हमको गाय ने हमको दूध दे दिया तो वो न किसी फैक्ट्री में हम डालेंगे न किसी चीज़ में डालेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग, सीधे सेवन करेंगे। तो अंतिम वस्तु दूध हमारा क्या है, अंतिम वस्तु हो जाए। आइसक्रीम यदि बन के आ गई मेरे पास, हमने फ्रिज में रखा, फ्रिज में आइसक्रीम तैयार हो गई, ठंडी ठंडी मिल गई, तो मैं उसका सेवन करूंगा, न कि उसको जो है वहाँ फ्रिज से आया तो उसको मैं चलूँ अभी और कहीं दूसरे उद्योग या कारोबार में डाले, या दूसरे हमको किसी फैक्ट्री में जाएगा, सीधे हमारे पेट में जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गई, या मध्यवर्ती वस्तु भी होती है। वस्तुओं का अंतिम उपयोग महत्वपूर्ण है। एक वस्तु अपने में न तो अंतिम और न ही मध्यवर्ती होती है। जैसे हमने बताया ना, दूध अपने में न ही अंतिम वस्तु है और न ही मध्यवर्ती वस्तु है। इसे अंतिम में मध्यवर्ती भी कहना है, हम इसे मध्यवर्ती भी कह सकते हैं। कि हमने दूध का चाय बना रहे हैं, जब तक दूध का चाय नहीं बना तब तक वो अंतिम वस्तु है, लेकिन अगर चाय बनने लगा तो मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। अब अंतिम और मध्यवर्ती में क्या अंतर है, आइए इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु, इन वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जाती है, इसमें जो है पैसे नहीं बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें सामानों पर किए गए खर्चे को मध्यवर्ती में उपभोग अथवा मध्यवर्ती लागत कहा जाता है, और इन वस्तुओं पर किए गए खर्चों को अंतिम व्यय कहा जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर इसमें हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, उदाहरण के लिए देखें, यदि हम शर्ट का कपड़ा लेकर आए हैं, 200 रुपये की अगर हमने शर्ट की कपड़े को लेकर आए हैं, तो हमारा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। और अगर हम इसको लगाकर अब इसको हम खर्च करें, अभी हम इस पर 200 रुपये और लगाएंगे तो मेरा शर्ट बनेगा, तो फिर वो हमारा क्या होगा, अंतिम वस्तु होगा। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्शन या राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इन वस्तुओं को किया जाता है। ये कच्चा माल होता है और ये पक्का माल होता है। इसमें क्या है, ये कच्चा है। जब हम मध्यवर्ती में करते हैं तो इसमें कच्चे माल का सेवन करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जब इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय, ये हमारा क्या है, पक्का है। यहाँ पे हमारा जो है पक्का माल है और ये हमारा कच्चा माल है। ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती है। अगर जैसे देखें तो अगर हमें दूध की चाय बनानी है तो दूध क्या है, अभी सीमा रेखा के अंदर है, और चाय क्या है, सीमा रेखा के बाहर है। तो ये क्या होता है कि ये इसमें वस्तुएं क्या होती है, सीमा रेखा के अंदर रहती है, इसमें सीमा रेखा को बाहर होती है अंतिम। अब चाय तो फिर से वो करना नहीं, सीधे पीना है, लेकिन दूध का क्या है, चाय बनाना है, तो चाय हमारा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। एक होता है लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
लेखा वर्ष, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, लेखा वर्ष का मतलब होता है एक साल। लेखा वर्ष का मतलब होता है कि एक साल, मतलब साल का लिखित रिपोर्ट के दौरान वस्तुओं का उपयोग उत्पादन के कच्चे माल, मैं आपको पहले बताया कि ये कच्चा माल है और ये पक्का माल है, कच्चे माल के रूप में होता है। और इसमें क्या होता है ये कि लेखा दौरान वस्तुओं को उपयोग में उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया है। इसमें हम कच्चे माल को किसी और भी चीज़ों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें है तो कच्चा माल नहीं, पक्के माल को किसी और चीज़ में नहीं लगा सकते हैं। अंतिम में लिखा है कि लेखा वर्ष के दौरान फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं का पुनः बिक्री की जाती है। लेखा वर्ष में इसमें लिखा है कि लेखा वर्ष में दौरान फर्म क्या होता है? फर्म का मतलब होता है जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उन्हें अगर देखें तो अर्थशास्त्री की भाषा में फर्म कहा जाता है। और लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः बिक्री नहीं की जाती है। अब यदि आपने शर्ट दिया है, शर्ट आपका बन गया, अब आप ये सोच रहे हो कि इस शर्ट को छोड़ के कुछ और बनवा ले, शेरवानी बनवा ले इस शर्ट का, तो नहीं होगा, क्योंकि ये शर्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसका शेरवानी नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा? कच्चा मतलब कि कपड़ा लेके आना होगा, उसका आप शेरवानी बनाएंगे। इस शर्ट का कपड़े आपने बनी हुई शर्ट का शेरवानी नहीं बना सकते। तो यही हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर है। कॉन्सेप्ट को समझ, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पेपर में यदि आपने इतना लिख दिया आपको बहुत प्यारा नंबर मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। अब है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या है। हमने आपको बताया था, हम लोगों ने यही चीज़ जानी है ना कि अंतिम वस्तुएं क्या है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रकार, हमने इसके बारे में जान गए, इसके बारे में अब इसके और इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है, वे वस्तुएं होती है जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती है। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं में उत्पादन नहीं किया। डायरेक्ट कौन सी वस्तु होती है? जैसे आइसक्रीम, जैसे दूध, ये क्या है? डायरेक्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि दूध हमारे पास आ गया तो हम उसको लेकर चल के देना है। अब हमारे पास गेहूँ आता है तो हम उसका डायरेक्ट रोटी नहीं खाते, पहले क्या करते, गेहूँ को चक्की पे ले जाते हैं, उसको पिसवाते हैं, तब उसका हम लोग रोटी बना के खाते हैं। तो वही हमारा क्या है, अंतर है। उपभोक्ता वस्तु का वर्गीकरण विस्तृत रूप से 4 श्रेणी में किया गया है। एक होता है टिकाऊ उपभोक्ता, एक होता है अर्ध टिकाऊ और एक होता है गैर टिकाऊ, एक होता है सेवा। सेवा का मतलब यही है कि जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यदि आपको घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है तो सेवा का ये नहीं कि आपको कोई आके पैर दबाएगा, हाथ दबाएगा, सर दबाएगा, इट्स नॉट अ सेवा। सेवा क्या है? अगर आप रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आप क्या करेंगे कि आप एक ऑटो रिक्शा करेंगे, तो ऑटो रिक्शा आपको आपके घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगा, तो आपको एक सेवा देगा, आपका एक काम कर, जिसका आप क्या करेंगे, उसको कुछ पैसा देंगे। ठीक, तो यही हमारा सेवा होता है, तो इसी के अंदर होता है। हम आपको आगे के कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि इसका क्या है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।